Hello students, this side Harsh Bhardwaj. Welcome you all into the another amazing sessions of Code India. जैसा कि आप सभी को पता है कि CBSE ने क्लास 6 to 12 के लिए कोडिंग और डेटा साइंस को एज ए स्किल सब्जेक्ट अपने करिकुलम में ऐड करा है। ध्यान रहे कि ये स्किल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, काफ़ी ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, एक अच्छे कोडर बनना चाहते हैं, एक अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो आपका फंडामेंटल यहीं से स्ट्रांग हो रहा होगा। और अगर आप इन सारे लेक्चर्स को बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं, क्लास 6 to 12 तक के लेक्चर्स को बढ़िया से फॉलो कर लेते हैं, तो आपका फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। और मैं दावा करता हूँ आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो, कितने भी टफ एल्गोरिदम या कितने भी टफ कोडिंग आप चाहो तो सीख सकते हो, कर सकते हो, और जो भी आपका गोल है आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है कि फ्यूचर में कैसे कैरियर ऑप्शन चूज करना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली, आप कमेंट में भर सकते हो। इसके अलावा हम लोग IOI जैसे प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल ओलंपियाड्स की भी प्रिपरेशन कराते हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को चेकआउट नहीं करा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो कि कितने सारे इन्फॉर्मेटिक्स ओलंपियाड होते हैं जो कि एक स्टूडेंट को गोल्डन एकेडमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, अपने करियर बनाने का सुनहरा मौका प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर देना, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग IOI की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ 6 to 12 तक के जो भी कोडिंग और डेटा साइंस के कोर्सेज हैं उन सभी को एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इंट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप और डबल डेटा टाइप के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा था। आज के क्लास में हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं और स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर जाकर क्लिक कर आप उस वीडियो को जाकर अभी चेकआउट करो, क्योंकि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखोगे तो ये वीडियो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इससे जस्ट जो पिछला लेक्चर है उसको जरूर कंप्लीट कर लेना, फिर इस लेक्चर को देखना। तो चलो अब समझते हैं कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है। उसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल्स वैसे वेरिएबल को कहते हैं जिसके अंदर स्ट्रिंग टाइप के डेटा को हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं। अब स्ट्रिंग डेटा क्या होते हैं तो बहुत सिंपल है। जैसे कि आप कोई भी अल्फ़ाबेट लिखते हो, जैसे कि आई लव माई कंट्री, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। आप कोई भी नंबर लिखते हो 55 6, ठीक है, ये एक आप नंबर लिखे, ये भी एक स्ट्रिंग है। आप लिखे, आप अपना ईमेल आईडी लिखते हो, जैसे मेरा ईमेल आईडी HB972067, HB972067 तो जैसे कि ये मेरे ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी को जैसे लिखिए तो देखो तो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये यहाँ पर नंबर्स हैं, ये 67 तक, और ये जो है स्पेशल कैरेक्टर है। तो ये भी क्या कहलाएगा, कि स्ट्रिंग कहलाएगा। यहाँ पर देखो तो अगर हम लोग जैसे कि यहाँ पर ऊपर में लिखे हुए थे आई लव माई कंट्री, ओके, तो ये भी क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। तो बोलो कि सर इसमें आप क्या खास बता रहे हो। यहाँ पर भी तो हम लोग देखिए कि स्ट्रिंग में हम लोग एक अल्फ़ाबेट्स को ले सकते हैं और यहाँ पर तो सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स ही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रिंग होगा। एक बात जो मैंने यहाँ पर नहीं बताई कि जो बीच में वाइट स्पेस आ रहा है ना, ये जो वाइट स्पेस बीच में आ रहा है, बीच में जो वाइट स्पेस आ रहा है ना, वो भी स्ट्रिंग के अंदर काउंट होता है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है, स्ट्रिंग वेरिएबल वैसे वेरिएबल होते हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप्स के डेटा को अपने अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। स्ट्रिंग टाइप के डेटा क्या होता है, तो अ सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर एंड वाइट स्पेस इज नोन एज स्ट्रिंग। एक बार फिर से हम लोग स्ट्रिंग के डेफिनेशन को दोहराएंगे। व्हाट इज स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड वाइट स्पेसेस, ओके। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो मतलब कि आप कुछ भी लिख रहे हो, राम श्याम गीता मीना 1256 HB972067 student.nitw.ac.in, ये जो मेरा पूरा ईमेल आईडी है, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या हुआ, ये पूरा के पूरा स्ट्रिंग के अंदर आ गया। तो आई थिंक अब स्ट्रिंग वेरिएबल में तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलो स्ट्रिंग वेरिएबल को हम लोग शुरू कर रहे हैं। To extend the character data type, a user may have a requirement to store and perform an operation on a sequence of characters। हाँ भाई, चूंकि कैरेक्टर डेटा टाइप में हम लोग एक ही कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, तो क्या हो जब हमारे पास बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हो, और केवल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही नहीं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स लाइक @ हैश हो गया, वाइट स्पेस हो गया, ये सारे स्ट्रिंग के अंदर आता है। अभी अब छोटे क्लास में हो इसलिए बस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही बोला गया, नहीं तो केवल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर नहीं होते, ये सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रिंग के अंदर ही आती है। ओके,
तो in such a cases the string data type is present to fit the gap. The string data type stores values in a sequence of character that is in string format. तो string data type क्या है? string variable अपने अंदर string format में डेटा को स्टोर करता है, और string format का मतलब क्या है? sequence of characters यहाँ पर केवल लिखा हुआ है, लेकिन केवल sequence of characters ही नहीं होता है, sequence of characters, numbers, अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, वाइट स्पेस, सभी चीज़ आ जाती है हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर। अब देखो यहाँ पर लिखा गया कि कैसे हम लोग किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो ये बेसिकली जो भी लिखा हुआ सारा C++ का है, ठीक है, सारा का सारा C++ का सिंटेक्स दिया हुआ है कि जब भी हम लोग C++ में कोई भी वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप यहाँ पर लिखते हैं, और उसके बाद जो भी चीज़ लिखना होता है ना उसको डबल कोट के अंदर लिखते हैं। कोई भी चीज़ लिखना होता है ना तो इसको देखो डबल कोट के अंदर लिखे हैं, डबल कोट के अंदर लिखे हुए हैं। तो कोई भी अगर स्ट्रिंग डेटा है, ये हम लोग कैसे पहचानते हैं? ये हम लोग डबल कोट से भी पहचान सकते हैं कि अगर कोई चीज़ डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है तो वो स्ट्रिंग हुआ। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर डबल कोट की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है भाई? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई बंदा लिखता है इंट a = 5, ठीक है, और कोई लिखता है स्ट्रिंग a = 5, तो चूंकि अगर हमारे कंपाइलर को पहचानना होगा ये 5 इंटीजर है और ये 5 स्ट्रिंग है, तो यहाँ से तो देखकर पहचान ही सकता है कि क्या डेटा टाइप दिया हुआ है। लेकिन कई बार जब हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जैसे कि सपोज दैट कि हम लोग क्या कर दें कि a = स्ट्रिंग 5 तो लिख दिए, ठीक है। अब जब कभी भी हम लोग बाद में a को हम लोग जब यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ से हम लोग देख सकते हैं, जैसे क्या होता है कि हम लोग डिक्लेयर अलग कर रहे हैं और डिफाइन अलग कर रहे हैं। सपोज दैट कि हम लोग डिक्लेयर अलग कर रहे हैं और डिफाइन अलग कर रहे हैं, तो अगर हम लोग a = 5 ऐसे स्टोर करते हैं तो 5 इंटीजर होगा या स्ट्रिंग होगा, ये डबल कोट से पता चलेगा। डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है तो ये स्ट्रिंग होगा, ये स्ट्रिंग होगा, और डबल कोट के बाहर मतलब विदाउट डबल कोट लिखा हुआ है तो वो इंटीजर होगा, ठीक है। यही बात फ्लोट के लिए भी आएगी, कैर के लिए भी आएगी, डबल के लिए भी आएगी कि फ्लोट, कैर और डबल जो है वो जैसे लिखा जाता है वैसे ही लिखा रहेगा, लेकिन अगर डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा। चलो ये तो फॉर्मेट हो गया, या कह सकती है तो सिंटेक्स हो गया। अलग अलग डेटा टाइप का हम लोग सिंटेक्स देख चुके हैं। हम लोग इंट डेटा टाइप का सिंटेक्स सीख चुके हैं, फ्लोट डेटा टाइप का सिंटेक्स सीख चुके हैं, डबल डेटा टाइप का सिंटेक्स सीख चुके हैं, कैर डेटा टाइप का सिंटेक्स सीख चुके हैं, और अभी हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप का भी सिंटेक्स सीख चुके हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग नीचे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनी स्ट्रिंग वैल्यू कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए स्ट्रिंग वेरिएबल। तो कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू जो है ना उसको लोग स्ट्रिंग वेरिएबल कैन एज ए डिक्लेयर कर सकते हैं। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर डेटा टाइप ही स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग वेरिएबल के तरह ही डिक्लेयर्ड होगा। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं क्या? बूलियन डेटा टाइप। अब हम लोग पढ़ते हैं बूलियन डेटा टाइप, ठीक है। तो बूलियन डेटा टाइप क्या होता है? तो बूलियन डेटा टाइप एक इंट डेटा टाइप का ही सब डेटा टाइप है। इंट डेटा टाइप का ही सब डेटा टाइप है। जैसे कि इंट डेटा टाइप में हम लोग सारे इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं, बूलियन डेटा टाइप में केवल 2 ही इंटीजर स्टोर होता है, या तो 0 या तो 1। 0 को हम लोग एज अ फॉल्स कंसीडर करते हैं और 1 को हम लोग एज अ ट्रू कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर जो है केवल बाइनरी नंबर ही समझता है, 0101 की भाषा ही समझता है। तो जहाँ भी हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है वहाँ पर ये बाइनरी डेटा टाइप का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। अगर आप लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट वाले मेरे लेक्चर को देखा है जहाँ पर हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के यूजेस को बताए हैं, तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो कि किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में बाइनरी डेटा टाइप्स, बूलियन डेटा टाइप्स का यूज़ आता है, ठीक है। अभी बस आप इतना समझ लो कि बूलियन डेटा टाइप्स वैसे डेटा टाइप्स हैं जो कि केवल 2 तरीके के डेटा को स्टोर करते हैं, आइदर 0 और 1, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं हम लोग कि ये एक इंटीजर का ही सब डेटा टाइप है। एक इंट डेटा टाइप होता है और उसका एक छोटा सा पार्ट है बूलियन डेटा टाइप, ठीक है। इंट वाला जो है सारा नंबर को स्टोर करता है, और ये जो बूलियन डेटा टाइप है वो केवल 2 नंबर को स्टोर करता है, एक 0 और एक 1, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी आप लोगों को। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। देयर इज अ सब टाइप ऑफ इंटीजर डेटा टाइप कॉल्ड बूलियन डेटा टाइप विच स्टोर्स वैल्यूज इन बूलियन टाइप ओनली, दैट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0। ये तो जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। चलो ठीक है, तो बस अभी तक मैंने जो बताया वही सब यहाँ पर रिपीट किया हुआ है कि बूल, अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो कोई भी वेरिएबल होगा उसके बगल में हम लोग बूल डेटा टाइप लिखेंगे, और उसमें ट्रू स्टोर करना तो ट्रू और फॉल्स स्टोर करना होगा तो फॉल्स स्टोर करेंगे। ट्रू को हमारा कंप्यूटर एज अ 1 कंसीडर करेगा, फॉल्स को हमारा कंप्यूटर एज अ 0 कंसीडर करेगा। चलो ठीक है, ये सारा कुछ तो हो गया। अब हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ते कि अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो C++ के सिंटैक्सेस पढ़ रहे थे। तो C++ में क्या था, वेरिएबल को पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं और फिर उसको डिफाइन करते हैं। लेकिन पाइथन में हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। पाइथन में जैसे हम लोग किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन देयर इज नो कमांड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का कोई कमांड नहीं होता। हम जैसे ही किसी वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं, किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, उसी पर वो वेरिएबल डिक्लेयर भी हो जाता है और वो वैल्यू भी असाइन हो जाता है, मतलब कि डिफाइंड भी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर हमको पाइथन में कोडिंग कर रहे हैं और हमको कोई ए नाम का वेरिएबल में 5 को स्टोर करना है ना, तो हम डायरेक्ट ए इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, खत्म हो गया, वेरिएबल भी बन गया हमारा, वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया और 5 को हम लोग चूंकि यहाँ पर असाइन किए हैं तो हमारा वेरिएबल डिफाइंड भी हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर पाइथन में हम लोग को किसी वेरिएबल के अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करना होगा तो ये देखो सीधे बी डबल कोट्स और हेलो लिख दिए, बस काम हो गया। यहाँ पर जैसे ही बी के अंदर हम लोग वैल्यू को असाइन किए ना, जैसे हम लोग बी के अंदर इस स्ट्रिंग को असाइन किए हैं, तो जैसे हम लोग असाइन किए, जैसे हम लोग किसी भी वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं वो ऑटो डिक्लेयर हो जा रहा है। तो ये पाइथन की खासियत है जो कि इसे काफ़ी ईजी बनाती है। ठीक है, और यही रीज़न है कि पाइथन बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि वो बहुत इजी टू यूज़ है। चलो, तो वहाँ पे यहाँ पे यही लिखा हुआ है, अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। जैसे ही उसी समय वेरिएबल क्रिएट हो जाता है जैसे उस वेरिएबल को हम कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं। मतलब कि जैसे किसी वेरिएबल में कोई चीज़ हम लोग असाइन करते हैं, कोई चीज़ को स्टोर करते हैं, वैसे वो वेरिएबल क्रिएट भी हो जाता है और उसमें वो वैल्यू असाइन भी हो जाता है, दोनों एकदम साइमल्टेनियस होता है। ओके, तो इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल दिस कैन बी डन एज ए यूजिंग कास्टिंग। अब पाइथन में अगर हमें किसी का डेटा टाइप को डिफाइन करना है, ठीक है, किसी डेटा टाइप को चेंज करना है, तो वहाँ पर हम लोग टाइप कास्टिंग का यूज करके कहते हैं। जैसे कि मान लो कि y के अंदर अगर सपोज दैट कि अब यहाँ पर क्या है, पाइथन में क्या है कि y इज इक्वल टू हम लोग 7 लिख दिए। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो ये 7 प्रिंट होगा या ये 7 प्रिंट होगा या ये 7.0 प्रिंट होगा। ठीक है, मतलब कि ये एज ए इंटीजर प्रिंट होगा या एज ए स्ट्रिंग प्रिंट होगा या एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट होगा। डिपेंड करता है कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो इसके डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए हम लोग इस तरीके से कास्टिंग करते हैं। जैसे कि y इज इक्वल टू str7 लिखते हैं हम लोग, z इज इक्वल टू int 7 लिखते हैं और a इज इक्वल टू float 7 लिखते हैं। तो अगर इस तरीके से हम लोग करते हैं तो y किस तरीके से सेव होगा, 7 स्टोर होगा, z किस तरीके से स्टोर होगा, एज अ 7 स्टोर होगा और a कैसे स्टोर होगा, 7.0। मतलब कि अगर हम लोग y को प्रिंट कराएंगे तो इस तरीके से प्रिंट होगा, z को प्रिंट कराएंगे तो नॉर्मल 7 प्रिंट होगा और a को प्रिंट कराएंगे तो 7 आकर 7.0 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि a में एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर किया गया है जो कि एक डेसिमल नंबर होता है और डेसिमल नंबर अगर कोई इंटीजर है तो उसको हम लोग ऐसे करके करते क्योंकि 7 और 7.0 एक ही है। तो अगर पाइथन में हम लोग को स्पेसिफिक डेटा टाइप को स्पेसिफाई करना है उसको प्रिंट कराते वक्त, तो ऐसे कास्टिंग का यूज करके हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को। चलो, ये सब तो चीज़ें यहाँ समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड में। चलो ठीक है, अब वैसे चेक कर लेते हैं पिछले लेक्चर पीछे में कुछ छूटा तो नहीं हमारा। चलो ठीक है, हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जूम कर लेते, नहीं तो दिखेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट अस नाउ अप्लाई डिफरेंट डेटा टाइप्स इन अ स्यूडो कोड। अब देखो हमें स्यूडो कोड में डिफरेंट डेटा टाइप को अप्लाई करना। अब स्यूडो कोड क्या होता है, तो हम बताए थे कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम को हम लोग स्यूडो कोड कहते हैं। तो चलो यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीजर i इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अगर कोई वेरिएबल f नाम का हम वेरिएबल बना रहे हैं तो ये लिखा रहेगा फ्लोट f, यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा फ्लोट f इज इक्वल टू 1.234। तो अगर हमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट डिफाइन करना हो, कोई फ्लोटिंग वेरिएबल डिफाइन करना होगा तो हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे। चलो ठीक है, वैसे अगर कोई कैरेक्टर वेरिएबल c है, ठीक है, कोई कैरेक्टर वेरिएबल c है तो c लिखेंगे, फिर आगे में कैर लिखेंगे और उसके अंदर एक कैरेक्टर को हम लोग स्टोर कर देंगे। बेसिकली कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम लोग सिंगल कोट का यूज करते हैं, जैसे कि कैर c इज इक्वल टू क्या होगा, सिंगल कोट के अंदर c होगा। चलो ठीक है, समझ में आ गया। ये बेसिकली सूडो कोड है जो कि बता रहा है कि हम लोग कैसे डेटा टाइप को यूज़ करके किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं।
सेम वही स्ट्रिंग के लिए है, सेम वही बूलियन के लिए, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल फॉलोड बाय असाइनिंग देम टू अप्रोप्रिएट वैल्यूज, फाइनली वी विल यूज द वेरिएबल बाय आउटपुटिंग देयर वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पर डेटा टाइप को तो समझ गए, अब डेटा टाइप में वेरिएबल स्टोर करना देख लिए, सीख लिए। अब हम लोग देखेंगे उसके वैल्यूज को आउटपुट करके कि अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि वेरिएबल को आउटपुट कैसे देते हैं। तो मैं अपने तरफ से पहले आपको कोड समझा रहा हूँ, उसके बाद बुक का कोड समझा दूंगा। ओके, चलो ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग मेन फंक्शन में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपने मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अगर मैंने अभी तक नहीं बताया तो आने वाले क्लास में मैं बताऊंगा कि जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं या अभी एक दो लेक्चर के बाद मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर दिखाऊंगा कि जो भी हमारा कोड है वो मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले मेन फंक्शन हम लोग लिख लिए, उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, ए नाम का वेरिएबल बनाते हैं जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है। उसके अंदर हम लोग 5 स्टोर कर देते हैं। अब ए नाम के वेरिएबल के अंदर हमारा 5 स्टोर हो गया। अब हमें इसके वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल लिखेंगे सी आउट, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और यहाँ पर सीधे ए लिख देंगे और फिर सेमी कॉलन लगा देंगे, तो ये हमारा ए यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। चलो इसको हम लोग और थोड़ा तोड़ते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। अब उस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। अब इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर चुके, अब हम लोग इसको प्रिंट करा देंगे, सी आउट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए। तो देखो, तो यहाँ पे 3 स्टेप करना है। पहले स्टेप में हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, पहले स्टेप में क्या करना है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें वेरिएबल को डिफाइन करना है। क्या करना है, डिफाइन करना है, या इसी को कह सकते हैं कि कोई वैल्यू इसको असाइन करना है, ठीक है। दोनों एक ही बात है, ठीक है। और थर्ड स्टेप पे क्या हो रहा है, फिर हम लोगों को आउटपुट निकाल लेना है, फिर हम लोग क्या करना है, आउटपुट शो कर देना, ठीक है, आउटपुट प्रिंट करा देना है। देखो सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले लोग मेन फंक्शन को डिफाइन कर दिए, उसके बाद सबसे पहला काम क्या है, हम डिक्लेयर करेंगे, अपने सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। पहले हम लोग इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, फ्लोट वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, कैर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, बूलियन वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। अब एक बार जब हमारा डिक्लेरेशन का काम हो गया, उसके बाद हम लोग असाइन करेंगे या डिफाइन करेंगे। इसी को हम लोग डिफाइन भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, उसके अंदर क्या स्टोर होगा ये हम लोग बता रहे हैं। यहाँ पर हम लोग वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। वैल्यू असाइन कैसे करते हैं कि सिंपल हम लोग लिख देंगे आई बराबर जो भी चीज़ है वो लिख के और हम लोग ऐसे सेमीकोलन दे देंगे, ठीक है। ये C++ की बात है। और अगर हम लोग पाइथन करेंगे तो सीधे वहाँ पे तो फिर डिक्लेयर का मामला ही खत्म, सीधा असाइन करेंगे। जैसे हम लोग वैल्यू को असाइन करते हैं वैसे वेरिएबल हमारा नया क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग यूज़ कर लेंगे आउटपुट में, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। इसके आगे अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी वेरिएबल का नॉमेनक्लेचर कैसे करते, चाहे वो पाइथन हो या C++ हो। कुछ पॉइंट्स इस बुक में दिए हुए हैं और कुछ पॉइंट्स हम लोग अपनी तरफ से डिफाइन करेंगे कि आखिर वेरिएबल का नाम रख रहे हैं तो क्या हम वेरिएबल का कुछ भी नाम रख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेरिएबल के नाम रखने का भी एक स्पेशल रूल है, उस रूल को हम लोग सीखेंगे कि नाम हम लोग कैसे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 नाम कैसे अलग अलग होते हैं, सारा कुछ हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग एक नाम रखें कैपिटल सम और एक नाम रखें स्मॉल सम, तो क्या आखिर नाम तो सेम ही है, सम, लेकिन ये कैपिटलाइज है और ये स्मॉल फॉर्म में है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो नेम होता है वो केस सेंसिटिव होता है। क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, मतलब कि अपर केस में लिखा हुआ है या लोअर केस में लिखा हुआ है, इससे फ़र्क पड़ता है, सेंसिटिव। तो ये सारा चीज़ हम लोग अगले क्लास में बहुत डिटेल में सीखेंगे। अगर कोई भी डाउट बचा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, भर दो कमेंट बॉक्स को अपने क्वेश्चन और डाउट से, सारे क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि यहीं से हमें मोटिवेशन मिलती है तुम लोगों के लिए इतने अमेजिंग सेशंस को क्रिएट करने के लिए।